हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डेटा इंटरप्रिटेशन को लेकर के एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन लिया था। बहुत ही बेसिक एंड इजी लेवल के क्वेश्चंस हम लोगों ने वहां पर देखे थे। एंड बेसिकली उस वीडियो का पर्पस ये था दैट आपको ये चीज पता चल पाए दैट डेटा इंटरप्रिटेशन में केवल और केवल जो है वो आपके अरिथमेटिक का ही पार्ट नहीं, थोड़ा बहुत लॉजिकल भी होता है। करेक्ट। आपका परसेंटेजेस, रेशियो, प्रपोर्शन, फ्रैक्शंस, ये सब टॉपिक जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। तभी जाकर के आप डेटा इंटरप्रिटेशन के टॉपिक्स को सबसे ज्यादा कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है। आज के इस वीडियो में हम लोग टेबल्स को समझने वाले हैं एंड इस बार हम लोग थोड़ा सा ऊपर लेवल के क्वेश्चंस लेकर के देखेंगे दैट किस तरीके से आपके क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलो इस पर्टिकुलर वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो, वीडियो पॉज करके खुद से जरूर ट्राई करना। सब चीज जो डेटा इंटरप्रिटेशन में होता है वो अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। बस आपको समझना पड़ेगा दैट ये पूरा का पूरा डेटा किस तरीके से एक्चुअली में अरेंज हो रहा है एंड किस तरीके से आपको समझाने की कोशिश की गई है इस पूरे डेटा को लेकर के। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, वीडियो पॉज करके खुद से पूरे के पूरे चीज को, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है दैट 8 टीम्स है, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी एंड डब्ल्यू। ये 8 टीम जो है वो एक फुटबॉल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं एंड वो डिवाइडेड इनटू 2 पूल्स ऑफ 4 टीम्स ईच। मतलब आपने देखा होगा दैट हमारे क्रिकेट मैचेस में जनरली हमारे पास जो क्रिकेट के टीम्स होते हैं ना, उसको ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है। करेक्ट। ग्रुप 1 में लेट से 1 2 3 4 टीम्स हैं, बिकॉज यहाँ पर मेंशन्ड है दैट 4 टीम्स ईच। तो यहां पर भी ग्रुप 2 में भी जो है वो 4 टीम्स है। ठीक है, तो ग्रुप 1 के जो प्लेयर्स होते हैं ना वो आपस में मैच करते हैं। जनरली मैं क्रिकेट का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं बिकॉज ये काफी ज्यादा कॉमन है। एंड ग्रुप 2 के जो प्लेयर्स हैं, टीम है बेसिकली, वो आपस में मैच करती है एंड उसके बाद जो है वो फर्दर जो भी विनर निकल के आता है ग्रुप 1 से वो आगे जाता है एंड सो ऑन। बट यहां पर मुझे बोला क्या जा रहा है दैट ईच टीम प्लेज विथ एवरी अदर टीम एग्जैक्टली वंस। हर टीम जो है वो दूसरे के साथ केवल और केवल एक बार ही खेलती है। जैसे अगर ये मेरे पास 4 टीम्स है, ए बी सी डी, तो ए जो है वो एक मैच बी के साथ खेलेगी, एक मैच सी के साथ खेलेगी एंड एक मैच डी के साथ खेलेगी। सिमिलरली बी जो है वो ऑब्वियसली ए और बी ने आपस में खेल लिया है, बी जो है वो सी के साथ खेलेगी, बी जो है वो डी के साथ खेलेगी एंड सो ऑन। ठीक है, अब मुझे आगे बोला गया है दैट 3 पॉइंट्स आर अवॉर्डेड फॉर अ विन, 1 पॉइंट फॉर अ ड्रॉ एंड 0 पॉइंट्स फॉर अ लॉस। मतलब कि अगर कोई टीम जीतती है तो उसको 3 पॉइंट्स मिलेंगे, ड्रॉ अगर कोई टीम करती है तो उसको 1 पॉइंट मिलेगा एंड अगर कोई टीम हार जाती है तो उसको 0 पॉइंट्स मिलेगा। ठीक है, इसके बाद मुझे बोला गया है मैचेस आर शेड्यूल्ड सच दैट 2 मैचेस आर प्लेड ऑन ईच डे। अब देखो, हर रोज 2 मैचेस खेले जा रहे हैं। अब ऐसा नहीं बोला गया है मुझे दैट दोनों मैचेस जो है वो अलग अलग ग्रुप में खेले जा रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है दैट ग्रुप 1 में ए और बी का जो है वो कंपटीशन हो गया एंड ग्रुप 2 में लेट से ई एफ जी एच है, ई एफ जी एच, और ग्रुप 2 से ई और एफ का मैच हो गया एक ही दिन पे। ऐसा नहीं बोला गया है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ऐसा आप मत सोचना दैट अगर मेरे पास कोई 2 मैचेस डिफरेंट है तो उनको मैं तुरंत देख करके दोनों ग्रुप को अलग अलग टीम में, अलग अलग ग्रुप में डाल दूं। ऐसा नहीं है। ठीक है, after all the matches are completed by day 6 and no team plays more than 1 match in a day। कोई भी टीम जो है वो 2 मैच नहीं खेल रही है बेसिकली। एंड द टेबल बिलो gives the points of the team at the end of both matches on that day and it is known that team S lost to team P। इसको एड कर लेना। अब देखो, ये जो पर्टिकुलर टेबल है ना, यहाँ पर जो आपको पॉइंट्स दिए गए ये क्यूमुलेटिव पॉइंट्स है। मतलब ऐसा नहीं है दैट पी जो है वो एक किसी दिन 3 पॉइंट स्कोर कर रहा है, किसी दिन 0। ऐसा नहीं है, बिकॉज यहाँ पर आप देखो 4 है। इट मीन्स की टीम पी जो है वो 4 स्कोर तो कर नहीं सकती है किसी भी कीमत में 1 डे में। वो तभी पॉसिबल है जब आप पिछले वाले डे के सारे पॉइंट को एड अप करते जा रहे हो। करेक्ट। तो इस तरीके से आपने चीजों को सोचना है एंड डिफाइन करना है। बिकॉज ये जब क्वेश्चन, मतलब काफी बार मैंने देखा है स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं दैट ये पर डे का पॉइंट दिया हुआ है या फिर हर रोज जो है वो पॉइंट ऐड हो रहा है। तो भाई देखो ना, 7 पॉइंट्स क्या किसी एक दिन में किसी टीम को लाना पॉसिबल है? जब मुझे गिवन है कि एक टीम केवल एक ही मैच खेल सकती है टोटल, तो फिर एक टीम जो है वो हाईएस्ट पॉइंट कितना ला सकती है एक दिन में? 3 मैचेस। इट मींस ये एक दिन का पॉइंट है ही नहीं, ये पिछले पॉइंट्स का एक्यूमुलेशन है। ठीक है, बस आई होप आपको इतना तक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद इस पूरे के पूरे टेबल को अंडरस्टैंड करके मैं यहाँ पर जो है वो इसको एक समराइज कर लेता हूँ बेसिकली, सो दैट ज्यादा बेटर आपको आइडिया लगे। मुझे जो है वो टोटल जो टेबल है वो 6 डेज की कहानी बता रही है। तो डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 एंड डे 6। ये टोटल 6 डेज है। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग इन पूरे के पूरे डेज को जो है वो फिल करते हैं। एंड ये मैच 1 है एंड ये मैच 2 है। यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं।
M1 यानी कि मैच 1 एंड मैच 2। ओके, चलो अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखते हो तो P जो है वो डे 1 पे 0 स्कोर पे है। इट मींस कि P ने जो है वो दो पॉसिबिलिटीज निकल करके आ रही है। हो सकता है P ने मैच खेला ही ना हो, तभी भी तो उसके 0 पॉइंट ही होंगे, और अगर मैच खेला हो बट मैच जो है वो एक तरीके से हार गया हो, तो भी मेरे P के जो है वो 0 पॉइंट होंगे। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह सकता हूं दैट P ने मैच खेला है या नहीं खेला है। तो चलो हम लोग P को अभी के लिए इग्नोर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्यू का देखो, क्यू का डे 1 के एंड पे 3 पॉइंट्स था, मतलब क्यू ने डे 1 पे मैच तो खेला है और साथ के साथ जीता भी है। तो जो जीता है उसको मैं सर्कल कर देता हूं ताकि क्लैरिटी बनी रहे। अगेन आर का मैं कुछ कह नहीं सकता हूं, 0 पॉइंट्स है। अगेन दो पॉसिबिलिटी, या तो उसने मैच खेला ही नहीं होगा या तो फिर खेल करके हार गया होगा, तो वी डोंट नो। एस का भी सेम है। टी के 3 पॉइंट्स है, यानी कि टी ने जो है वो मैच खेला है, तो टी ने मैच 2 खेला होगा। वाई? बिकॉज क्यू और टी अगर आपस में खेलेंगे तो दोनों लोग कैसे जीत सकते हैं, करेक्ट। तो इट मींस कि क्यू और टी जो है वो डिफरेंट मैचेस खेला। अब आप ऐसा मत समझ लेना दैट क्यू जो है वो टी के साथ ग्रुप में नहीं है, ऐसा कहीं गिवन नहीं है ना दैट जो जिन दो टीम्स ने खेला है वो दोनों अलग अलग ग्रुप के हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि क्यू और टी जो है वो डिफरेंट ग्रुप में है, सेम ग्रुप में भी हो सकते हैं, डिफरेंट में भी हो सकते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, हम लोग डे 2 में आ जाते हैं। अब P ने डे 1 में तो 0 पॉइंट्स अर्न करके रखे थे, बट डे 2 में अचानक से उसके पॉइंट 3 हो जाते हैं। इट मींस कि सेकंड डे में P ने जो है वो एक मैच खेला है एंड जीता भी है, करेक्ट। Q जो है वो सेम है, R जो है वो सेम है, S जो है वो सेम है, T सेम सेम सेम, एंड W जो है वो 3 पॉइंट्स लेकर के आ रहा है। इट मींस कि W ने मैच 2 खेला होगा और विन किया होगा, करेक्ट। सेम स्टोरी आपको आगे लेकर के जानी है। P का देखो हर चीज सेम है, एज इट इज सब सेम है। अब यहां पर देखो आर का 1 पॉइंट है। 1 पॉइंट कब आ रहा था आपको, जब मैच जो है वो ड्रॉ हो रहा है। तो आर ने एक मैच खेला है, वो जो है वो मैच वो ड्रॉ हो गया है, तो जिसके साथ ड्रॉ हुआ होगा उसका भी केवल और केवल 1 पॉइंट का इंक्रीमेंट आया होगा। तो आप जल्दी से टेबल में नीचे जाकर के ध्यान से देखो दैट और कौन से टीम का केवल और केवल 1 पॉइंट इंक्रीमेंट आया है। तो अगर आप ध्यान से देखते हो तो डब्ल्यू का केवल और केवल 1 पॉइंट इंक्रीमेंट आया है। इट मींस कि आर ने जो मैच खेला है वो डब्ल्यू के साथ खेला है एंड कोई जीता नहीं है, बेसिकली ये ड्रॉ वाला मैच रहा है। तो ये तो मैच 1 हो गया। मैच 2 के लिए देखो कौन सी टीम ने जो है वो 3 पॉइंट्स अर्न किए हैं, तो टी ने 3 पॉइंट्स अर्न किए हैं। इट मींस कि टी जो है वो मैच 2 खेल करके जीत जा रही है, करेक्ट। चलो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं डे 4 में क्या हो रहा है। P ने जो है वो अगेन 1 पॉइंट स्कोर किया है। इट मींस कि P ने किसी ना किसी टीम के साथ तो ड्रॉ किया है। तो जल्दी से आप अगेन टेबल में नीचे देखो और कौन सी टीम है जो वो 1 पॉइंट स्कोर कर रही है। यहां पर देखो V जो है वो 1 पॉइंट स्कोर कर रही है, मतलब P और V ने आपस में मैच खेला होगा एंड मैच का रिजल्ट क्या रहा है, ड्रॉ रहा है। मैच 1 हमारा हो गया। मैच 2 देखो किसने जो है वो खेला है, तो ऑब्वियसली मैच 2 के लिए हमारे पास R बच गया, बिकॉज R जो है वो अपने पॉइंट को 1 से 4 लेकर के जा रहा है। 3 पॉइंट्स का इंक्रीमेंट हो रहा है। इट मींस कि R ने मैच 2 खेला है और जीता भी है, ओके। उसके बाद 4 से 5th डे की तरफ अगर हम लोग जाते हैं तो 5th डे में अगेन से P का केवल और केवल 1 पॉइंट का इंक्रीमेंट आ रहा है। तो P प्लेज विथ 6 से 7, यानी कि P ने जो है वो T के साथ खेला है और एक और मैच किसने खेला है भाई, 0 से 3 आ रहा है S ने एक और मैच खेला है एंड विन किया है, करेक्ट। सेम चीज आपको जो है वो डे 6 के लिए करनी है। P का पॉइंट सेम है, यहां पर 1 पॉइंट का इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब Q ने किसी के साथ तो मैच खेला है और ड्रॉ किया है, तो वो कोई कौन है, आर है, बिकॉज आर का भी केवल और केवल 1 पॉइंट का इंक्रीमेंट है, करेक्ट। दूसरा मैच की अगर हम लोग बात करें तो यू ने किसी और के साथ प्ले किया था और विन किया है इसने, ठीक है भाई। यहां तक आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब जो हमारे ये पूरा सा कॉम्प्लिकेटेड सा दिखने वाला टेबल है वो अब ज्यादा बेटर और सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम लोगों ने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। बस इसके बाद आपको जो है वो चीजों को फिल कर देना अपने लॉजिक का यूज करके। लास्ट इंफॉर्मेशन को अब आप यूज कर सकते हो। वी नो दैट टीम एस लॉस्ट टू टीम P, मतलब P जो है वो किसी एक बार पे जीती होगी तो उसके सामने कौन रहा होगा भाई, S रहा होगा, ठीक है। तो P कभी ना कभी जीती होगी तो S जो है वो उसके साथ रहा होगा। यहां पर P ड्रॉ कर रहा है, यहां पर P ड्रॉ कर रहा है, यहां पर P विन कर रहा है, तो P के साथ केवल और केवल S ने ही खेला होगा, करेक्ट। अब देखो यहां पर मैं S इसलिए इतनी श्योरिटी के साथ कह सकता हूं बिकॉज P और कहीं पे नहीं जीत रहा ना। फॉर एग्जाम्पल यहां पर P होता, यहां पर तो नहीं हो सकता है बिकॉज सेम डे पे P 2 बार नहीं खेलेगा। यहां पर लेट से P होता, तब मैं S को कहीं पे पुट नहीं कर सकता, करेक्ट, बिकॉज यहां पर ये मुझे पता है दैट एक टीम जो है वो मैक्सिमम 3 मैचेस ही खेल सकती है एंड P के 2 मैचेस मुझे पता है दैट V और T के साथ है। तो एक लौता मैच P का बचा हुआ है जिसको उसको S को हरा करके लास्ट का जो क्वेश्चन का क्राइटेरिया है वो सेटिस्फाई करना है। तो P जो है वो S के साथ खेला है, ये चीज मुझे पता चल गई है, ठीक है। चलो अब यहां पर अगर आप आगे जाकर के देखते हो ध्यान से तो S को देखो, S का एक मैच कंप्लीट हो चुका है, यहां पर मुझे पता चल चुका है। दूसरा मैच जो है वो S का वो यहां पर है, करेक्ट। सेकंड मैच जो है वो S का यहां पर है एंड
थर्ड मैच हम लोगों को अभी तक नहीं पता चल पा रहा है, मतलब थर्ड मैच जो है वो एस किसी के साथ खेल करके हारा होगा, तो अभी इसको छोड़ दो। इसके बाद हम लोग ध्यान से देखते हैं क्यू के कितने मैचेस हो गए भाई, क्यू का 1 2, क्यू के भी जो है वो 2 मैचेस हुए हैं, तीसरा मैच जो है वो क्यू का वो कहीं पर भी हो सकता है, वी डोंट नो। इसी तरीके से अगर आप जो है वो फिफ्थ पॉइंट देखोगे तो फिफ्थ पॉइंट पे देखो पी और टी, पहले तो मैं इसको ग्रुपिंग कर देता हूं, ज्यादा इजी रहेगा मेरे लिए। मैच 1 किसके किसके बीच में खेला गया भाई, पी और एस, मतलब कि पी और एस जो है वो सेम ग्रुप में रहे होंगे, पी और एस तो हमेशा सेम ग्रुप में है, ठीक है। आर एंड डब्ल्यू पी का और देख लेते हैं, पी का वी के साथ भी है, टी के साथ भी है, मतलब पी जिस भी ग्रुप में रहेगा वहां पर वी भी रहेगा एंड टी भी रहेगा। तो अगर 8 में से 4 प्लेयर्स पी एस वी टी है, तो बाकी बचे हुए ग्रुप में कौन से 4 प्लेयर्स बचे रह जाएंगे भाई, आर डब्ल्यू क्यू एंड वी, करेक्ट, यही जो है वो यहाँ पर बचे रह जाएंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक की चीजें आपको जो है वो समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, अब यहाँ पर आपको बस लॉजिक यूज करना है, किस वे में, दैट आपको ये चीज पता करनी है दैट कहां कहां पर बेसिकली किस किस के 3 मैचेस कंप्लीट नहीं हुए हैं, ठीक है, मतलब किस किस के बेसिकली 3 मैचेस का कॉन्सेप्ट आपको लेना है एंड आपको जो है वो यूज करना है। अब देखो इस फिफ्थ पॉइंट में देखो पी और टी का मैच हो चुका है, अब एस को किसी के साथ खेलना है, ठीक है। अब देखो पी और टी का मैच तो ऑलरेडी हो चुका है, अब एस किसके साथ खेलेगा भाई, किसी भी टीम ने 2 मैच नहीं खेला है, तो एस के साथ खेलने के लिए केवल वी ही तो बचा, तो एस जो है वो वी के साथ खेलेगा। जैसा मैंने आपको बताया था दोनों मैचेस जो है वो सेम ग्रुप में भी जो है वो हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है दैट अब दूसरे ग्रुप में होगा, ठीक है। सिक्स्थ डे की बात करो भाई, सिक्स्थ डे में क्यू और आर ने जो है वो आपस में खेल लिया है, तो अब मेरे पास यू बचा हुआ है, ठीक है, पी क्यू आर एस टी यू वी, ठीक है। यू जो है वो आर एस डब्ल्यू, यहां पर वी नहीं आएगा, यहां पर यू आएगा, ठीक है, ओके ओके, ठीक है, यू आएगा यहाँ पर। अब देखो इसके बाद मुझे ये चीज पता है दैट यू किसके साथ खेल सकता है भाई, क्योंकि मैच 1 में क्यू और आर आपस में खेल चुके हैं, तो यू के लिए केवल और केवल डब्ल्यू बचा, तो इसी तरीके से यू के लिए मेरे पास केवल और केवल जो है वो डब्ल्यू बचा रह जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आगे हम लोग अगर चलते हैं तो फिर सबके सबको 3 मैचेस तो कंपलसरी खेलने हैं, करेक्ट। अब इस पॉइंट का आप यूज करोगे एंड यहां पर अगर आप यू को देखते हो तो यू का यहां पर जो है वो एक मैच यहां पर हो चुका है यू के साथ 1, एंड यू का मुझे यहां पर और कोई हिंट देखने को नहीं मिल रहा है, तो मैं आगे चलता हूं। डब्ल्यू क्यू को पकड़ो, देखो अब देखो हर एक टीम को 3 मैचेस खेलने हैं, अगर आप यहां पर डब्ल्यू को देखते हो, ठीक है, तो डब्ल्यू का एक मैच जो है वो यू के साथ हो चुका है, तो डब्ल्यू जो है वो यू के साथ ऑलरेडी खेल चुका है, तो यू को मुझे एलिमिनेट करना है, ठीक है। अब डे 3 में देखोगे तो डब्ल्यू का जो मैच है वो आर के साथ भी हो चुका है, ठीक है। यहां पर अगर आप देखते हो तो आर का जो है वो डब्ल्यू के साथ मैच हो चुका है, यानी कि डब्ल्यू जो है वो आर के साथ भी नहीं खेल सकता है, मतलब एक लौता मैच जो डब्ल्यू का बचा हुआ है वो क्यू के साथ खेलेगा। इट मीन्स की जो डब्ल्यू है ना वो क्यू के साथ एक मैच खेलेगा, ठीक है। अब इसके बाद सिंपल लॉजिक आपको जो है वो लगाना है दैट क्यू जो है वो आर के साथ खेल रहा है, यहां पर क्यू जो है वो आर के साथ खेल रहा है, क्यू जो है वो डब्ल्यू के साथ भी खेल रहा है, तो अगर क्यू डब्ल्यू एंड आर दोनों के साथ खेल रहा है तो क्यू का एक लास्ट मैच जो है वो यू के साथ होगा। इट मीन्स कि क्यू किसके साथ खेल रहा है भाई, फर्स्ट डे पे यू के साथ हो रहा है, ठीक है। एंड सिमिलर लॉजिक के साथ आप जो है वो इस टेबल को फाइनली फिनिश कर सकते हो। बट यहां पर जो है ना क्वेश्चन अगर आप देखते हो, हु इज द ओपोनेंट ऑफ टी ऑन डे 1, अब देखो टी जो है वो किसके साथ किसका ओपोनेंट जो है वो बन करके आ सकता है, तो देखो टी का मुझे श्योरिटी से नहीं पता चल पाएगा, बिकॉज अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं तो मेरे पास टी जो है ना वो दो पॉसिबिलिटीज मेरे पास बन करके आ रही है। टी ने, अगर आप थर्ड मैच देखो टी का, तो पी के साथ हो चुका है, मतलब टी ने जो है वो पी के साथ खेल चुका है। अब टी जो है वो एस के साथ भी खेल सकता है, वी के साथ भी खेल सकता है, करेक्ट। तो यहां पर मुझे और क्वेश्चन में कोई और हिंट गिवन नहीं है जिससे मैं ये पता लगा सकूं दैट जो हमारा टी है वो और किसके साथ जो है वो खेल रहा है, करेक्ट। तो बेसिकली बस आपको यहां पर टी का नहीं पता है, बाकी सभी के आपको जो है वो 2 मैचेस 3 मैचेस जो है वो कंप्लीट करने हैं। फॉर एग्जांपल यू का यहां पर अगर आप ध्यान से देखते हो, ठीक है, तो चलो ठीक है, आई थिंक इतना टेबल जो है वो इनफ है। आर का ये वाला आप खुद से पता कर सकते हो, टी का हम लोग श्योर नहीं है, एस या फिर वी हो सकता है, वी या फिर एस, इस तरीके से हो सकता है। तो वी और एस जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, हु इज द ओपोनेंट ऑफ टी ऑन डे 1, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 टीम्स प्लेड अ मैच ऑन डे 2, तो डे 2 पे हमारे जो मैचेस थे वो पी एस एंड डब्ल्यू क्यू के हुए हैं, तो पी एस एंड डब्ल्यू एंड क्यू, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग 2 टीम्स प्लेड अ मैच ऑन डे 2, पी एस एंड डब्ल्यू एंड क्यू, ठीक है। तो बोथ ऑप्शन बी एंड डी जो है वो एक और ऑप्शन आप ई ऑप्शन कर लेना, बोथ बी एंड डी, ठीक है, बिकॉज पी एंड एस
WQ, PS एंड WQ इन दोनों ने जो है वो डे 2 पर खेला है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स आर इन द सेम पूल एज ऑफ टीम एस। तो देखो टीम एस के साथ हमारे पास कौन से पूल में है सेम, P, V एंड T में से जो भी ऑप्शन होगा उसको आप मार्क करोगे, P, V एंड S, P, V, P, V एंड T। ठीक है, तो S के साथ जो है वो P, V एंड T में से कोई सा एक होना था, दिस इज T। ओके, इसके बाद हम लोगों को क्वेश्चन क्या है, विच टीम डिड टीम Q बीट ऑन डे 1। तो Q ने किस टीम को बीट किया था भाई, Q ने जो है वो U को जो है वो बीट किया था। ठीक है, Q बीट U। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू विच टीम डिड टीम S लूज ऑन डे 2। तो डे 2 में S ने जो है वो S जो है वो P से हारा था। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज P। तो इस तरीके से आपको डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन एक बार आप अंडरस्टैंड कर लेते हो तो उसके बाद ये क्वेश्चन जो है वो काफी ज्यादा इजी बन जाते हैं। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो भाई, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेज दैट अ डाई विथ द नंबर्स 1 to 6 मार्क्ड ऑन 6 फेसेस वाज कास्ट रिपीटेडली। ठीक है, लगातार जो हमारे लूडो वगैरह का डाइस होता है उसको जो है वो थ्रो किया गया। द टेबल बिलो शोज the given information regarding the number of times that each individual number of faces of the die turned up। ठीक है, इसको डाई कर लेना। ओके, डाई turned up, no two consecutive casts showed same number of time। ठीक है, सेम, no two consecutive showed same number। ठीक है, ओके। अब यहां पर हम लोगों के पास क्वेश्चन क्या गिवन है, दैट आपके पास डाई दिया हुआ है, गिवन है, एंड उस डाई का बेसिकली अगर स्ट्रक्चर कैसा होता है भाई, कुछ इस तरीके से हमारे पास डाई के पास 6 फेसेस होते हैं, करेक्ट, 1 2 3 4 5 एंड 6। एंड हम लोगों ने लाइक लॉजिकल रीजनिंग, बेसिक लॉजिकल डाइज वाले में देखा था दैट जो भी फेस ऊपर होता है एक प्रॉपर बायस अनबायस्ड डाई का, तो उसकी जो ऑपोजिट फेस होता है वो उन दोनों का सम जो है वो 7 आना चाहिए, बट ये इस क्वेश्चन के लिए रेलेवेंट नहीं है, सो लीव इट। तो यहाँ पर इस पूरे डाई को अगर हम लोगों ने मल्टीपल टाइम्स थ्रो किया है तो फिर बेसिकली क्या क्या नंबर शो हो रहे हैं वो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। मतलब पहले 20 टाइम्स अगर मैं उस डाई को थ्रो कर रहा हूं तो जो मेरा नंबर है वो किस तरीके से आया है। ओके, आप एक काम करो, इसको 1 2 3 4 कर लेना, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। ठीक है, तो 1 कितनी बार आया भाई डाई में, 1 जो है वो 4 टाइम्स आया है। ठीक है, 2 कितनी बार आया है, 2 जो है वो 8 टाइम्स आया है। 3 कितनी बार आया है, 3 जो है वो अगेन 4 टाइम्स आया है। 4 2 टाइम्स आया है, 5 जो है वो 2 टाइम्स आया है, एंड 6 जो है वो 5 टाइम्स आया है। तो कुछ इस तरीके से हमारे जो नंबर्स है वो गिवन है। अब यहां पर आपको ये चीज ध्यान देनी पड़ेगी दैट ये जो नंबर्स है इनका डेटा अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करते हो तो जो यहाँ पर आपको हाईएस्ट नंबर दिखाई दे रहा है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 32 के आसपास जो है वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। इट सिंपली मीन्स कि ये जो नंबर्स चले हुए आ रहे हैं ना, ये कंसेक्यूटिव जो है वो उसको एक तरीके से ऐड करते जा रहा है। मतलब अगर फर्स्ट 20 थ्रो में 1 जो है वो 4 टाइम्स आया है तो नेक्स्ट 20 थ्रोज में केवल और केवल 6 टाइम्स ही और आया होगा। ऐसा नहीं है कि 10 वो अलग से आया है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से क्यूमुलेटिव डेटा है ये। ओके, अब इसके बाद हम लोगों को क्या बोला गया है दैट नो टू कंसेक्यूटिव कास्ट शोड द सेम नंबर। मतलब अगर आपको फॉर एग्जांपल 20th थ्रो में लेट्स से आपका जो नंबर है फॉर एग्जांपल 2 आ गया, तो 21st थ्रो में 2 नहीं आएगा। ठीक है, 1 आ सकता है, 3 4 5 6 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, बट 2 तो नहीं आएगा बिकॉज लगातार 2 नंबर्स नहीं फॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली टेबल है। अब देखो इस पे रिलेटेड हम लोगों का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द नंबर 4 turned up in the 140th cast, then which number could not have turned up in 131st cast। देखो 140th थ्रो में मुझे क्या देखने को मिला है, 140th थ्रो में मुझे जो है वो नंबर 4 मिला हुआ है। तो मुझे ये बोला गया दैट 131st कास्ट में कौन सा नंबर आया होगा। देखो काफी ज्यादा इजी है, वीडियो पॉज करके ट्राई करना पहले तो खुद से। अब इस पूरे डेटा को मैं पहले तो 0 से लेकर के 6 तक जो नंबर है उनको मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ओके। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखो, 0 की जरूरत नहीं है बिकॉज डाई में 0 नहीं होता है। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो हम लोगों के क्वेश्चन में 131 से लेकर के 140 का ऑब्जर्वेशन जो है वो करना जरूरी है। तो 131 से लेकर के 40 तक मतलब हम लोगों को बेसिकली इस वाले जो रो है ना
उसको हम लोगों को बेसिकली कंसिडर करना पड़ेगा। 120 से लेकर के 140 वाला जो रो है उसको हमने कंसिडर करना पड़ेगा। तो 120 से लेकर के 140 में 1 कितनी बार आया भाई, 0 टाइम्स, क्योंकि 19 पहले तक था एंड बाद में भी 19 है, तो 1 जो है वो एक बार भी नहीं आया है। ठीक है, उसके बाद 23 से 24 आने के लिए हो सकता है 121st टाइम आ जाए, हो सकता है 122nd टाइम आ जाए, कभी भी आ सकता है नंबर 2। ठीक है, तो नंबर 2 बेसिकली हमारा 131 से लेकर के 140 के बीच में अगर देखा जाए तो एक बार आ सकता है। अब वो एक बार हमारा 131 भी तो आ सकता है ना, 131st टाइम भी आ सकता है, श्योरिटी नहीं है। ठीक है, 2 जो है वो हो सकता है 121st टाइम आ जाए, 125th टाइम आ जाए, 131st टाइम आ जाए। तो 131st टाइम अगर आ जाएगा तो हम लोग इस पॉसिबिलिटी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली नंबर 3 देखो 1, नंबर 4 देखो, नंबर 4 जो है वो टोटल 10 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ये 10 टाइम्स 131 से लेकर के 140 तक ऑब्वियसली नहीं आएगा, बिकॉज अगर मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूं दैट 131st कास्ट जो है वो नंबर 4 है, तो 132 में तो आएगा नहीं, 33, 35, 37, 139, तो इन सब केसेस में जो है वो 4 आएगा, बट 131 पे आने की पॉसिबिलिटी है, करेक्ट। तो इसी तरीके से यहां पर अगर आप देखो तो ये 1 आ रहा है एंड 6 जो है वो कितनी बार आ रहा है भाई, 6 जो है वो अगेन हमारे पास 7 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, 7 टाइम्स। अब ये जो नंबर्स आपको गिवन है ना, ये 131st थ्रो में भी आ सकते हैं, कोई ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है। बट अगर हमारा 1 जो है वो 120 के बाद आ ही नहीं रहा है, तो ऑब्वियस चीज है 131st में भी नहीं आएगा, 135th में भी नहीं आएगा, कहीं पर भी बेसिकली नंबर 1 नहीं शो होगा। तो जो मेरा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1। वाई? बिकॉज 0 टाइम्स जो 1 जो है वो बेसिकली 128th थ्रो के बाद आया ही नहीं है, करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अब देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट हैव टर्न्ड अप फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इन द फर्स्ट 65 कास्ट। ठीक है, तो पहले 65 कास्ट के बाद, थ्रो के बाद बेसिकली डाई में कौन सा नंबर जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम आया होगा। तो देखो 65 के लिए हम लोगों को ये चीज पता है दैट 60 तक का तो हम लोगों को काउंट लेना पड़ेगा। ठीक है, 80 तक हम लोग जाते हैं बेसिकली। ओके, अगर किसी भी नंबर का काउंट जो है वो 80 तक, लेट्स से 14 है, ठीक है, एंड 60 तक 12 है, करेक्ट। 60 तक कोई नंबर जो है वो 12 है, तो हो सकता है 61st थ्रो में हम लोगों को क्या करना है भाई, हम लोगों का क्वेश्चन क्या है दैट हम लोगों को पता करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, जितनी ज्यादा से ज्यादा बार आ सकती है पॉसिबिलिटी उतनी बार करो। तो मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूं दैट 61st टाइम भी जो है वो मेरा 1 ही आया है, तो 61st टाइम भी 1 आया है एंड 63 टाइम जो है वो 1 आया है। 65th टाइम जो 1 है वो नहीं आ सकता है, बिकॉज 12 से 14 के बीच में केवल और केवल 2 का गैप है एंड ये 2 जो है वो आ चुका है। तो ऑब्वियसली चीज है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स 1 कितनी बार आ सकता है भाई, यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं 1 जो है वो 14 टाइम्स ही आ सकता है 65 तक। सिमिलरली 2 को देखो, 60 तक तो ये 15 है, ठीक है, हो सकता है, और इसके बाद 17 आ रहा है, ठीक है, तो हो सकता है 61st ट्राई में भी हमारा 2 आ गया एंड 63rd ट्राई में भी जो है हमारा 2 आ गया। तो इट मींस कि 2 की भी जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है वो कितनी जा रही है भाई, एंड 65th में भी जो है वो 2 आ गया, ठीक है, 3 हम लोग दे सकते हैं, तो 14 + 3 = 17, तो 2 जो है वो लेट्स से 17 टाइम्स आ गया। अब इसके बाद 3 को देखो, 3 जो है वो अगेन 60 तक तो 10 बार आया है, अब हो सकता है यहां पर 17, मतलब इसको जो है वो 7 का अलॉटमेंट देना है मैक्सिमाइज करते हुए, तो 61st जो है वो अगेन हो सकता है आपका 3 आ जाए, 63rd जो है वो 3 आ जाए, 64th जो है वो 3 आ जाए, तो यहां पर भी जो है वो केवल 3 बार, तो 10 + 3 13, ठीक है, तो 3 जो है वो अगेन 13 तक ही जा सकता है। आपको इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे डेटा इंटरप्रिटेशन में तो आप डायरेक्टली जो है वो टेबल को देख करके क्वेश्चंस को अप्रोच करने लगोगे, बट फॉर बिगिनर्स मैं ये चीज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ठीक है। अब देखो 60 से 80 तक जाने के लिए मेरे पास 8 से चीजें जो है वो 13 तक गई है, ठीक है, अगेन 5 का गैप है, तो अगर मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूं 61, 63, 64 में हमारे पास लेट्स से 4 नंबर आया है, तो हमारे पास 8 + 3 कितना हो गया 11, तो 11 टाइम्स जो है वो 4 आया होगा 65 तक, मैक्सिमाइज कर रहा हूं एंड एक पॉसिबिलिटी रख रहा हूं। सिमिलरली 5 की अगर मैं बात करता हूं तो 5 कितनी बार आ सकता है भाई, 5 जो है वो 8 से 10 गया है, तो ऑब्वियसली मैक्सिमम टाइम्स जो है वो 10 आ सकता है, बिकॉज हो सकता है 61st में आ जाए, 63rd में आ जाए, एंड ये अगेन 7 से 9 गया है, तो 6 जो है वो मैक्सिमम 9 टाइम्स ही आ सकता है। ओके,
तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स किसके आने की पॉसिबिलिटी है भाई, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो 2 के आने की पॉसिबिलिटी है। वाई? बिकॉज 2 जो है वो 60 तक ही सबसे ज्यादा आगे चल रहा था। ठीक है, आप ऐसे भी जो है वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाओगे तो बहुत ही इजिली ये चीज देख पाओगे दैट यहां तक जो है फॉर 15 वो बाकी सभी नंबर से काफी ज्यादा आगे है। करेक्ट, 15 जो है वो इससे भी ज्यादा है। ठीक है, आफ्टर 80 ट्राइज के बाद भी 1 से ज्यादा है। ठीक है, 3 से भी ऑलमोस्ट मैं इसको ज्यादा ही कहूंगा, बिकॉज यहां पर आप गैप देखो ना, 10 से 17 जाना है इसको, और ट्राइज आप केवल और केवल 5 दे रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये जो है वो ऑब्जर्व करना पड़ेंगे चीजें। यहां पर भी 13 80 ट्राइज के बाद भी ज्यादा है, एंड इन सबको तो इसने इसी तरीके से जो है वो एक तरीके से इससे ज्यादा टाइम्स जो है वो नंबर 2 आया है। तो आपको अगर चेक करना भी था तो ज्यादा ज्यादा आप जो है वो 3 के साथ चेक कर सकते थे अगर आपको कंफ्यूजन है तो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी सब जो है वो उससे ज्यादा टाइम नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो 2 आया है। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। A minimum of how many times would the number 4 have turned up in first 95 casts? ठीक है, अब देखो फर्स्ट 95 कास्ट्स में हमारा नंबर 4 कितनी बार मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स आ सकता है। तो 95 कहां पर लाई करेगा भाई, 80 के बाद यहां कहीं पर लाई करेगा, एंड बात किसकी हो रही है, नंबर 4 की हो रही है। तो 13 टाइम्स तो नंबर 4 जो है वो 80 बार थ्रो करने के बाद आ चुका है। तो मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं दैट 80 थ्रोज के बाद, ठीक है, जो नंबर 4 है वो 13 टाइम्स आ चुका है। ठीक है, 13 टाइम्स नंबर ये जो है वो आ चुका है। अब देखो 95 तक हम लोगों को पूछा गया है। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, तो 95 तक जो है वो कितनी बार आया होगा ये हमको मिनिमाइज करना है। ठीक है, इसको हम लोगों को मिनिमाइज करना है, एंड वी नो दैट 80 के बाद वाला जो स्लॉट है दैट इज 100। तो 100 टाइम्स में नंबर 4 जो है वो 20 टाइम्स आया है। करेक्ट, 100 टाइम्स में जो नंबर 4 है वो कितनी बार आया है भाई, 20 टाइम्स आया है। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है दैट 80 टू 95 में अगर मुझे मिनिमाइज करना होगा तो फिर 95 से 100 में मुझे मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। करेक्ट, अगर 95 से लेकर के 100 में हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, फॉर एग्जांपल हम मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स हमारा अगर 4 आ जाता है तो ऑटोमेटिकली 80 से 95 मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स आना पड़ेगा। तो मैं इसको मैक्सिमाइज करने के लिए एज्यूम कर लेता हूं दैट बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली जो नंबर 4 है वो टर्न अप हुआ है। तो मैं एज्यूम कर लेता हूं 96 पे आया, 95 क्योंकि हम लोग 80 वाले में काउंट कर रहे हैं तो अज्यूम कर लो 96 में आया। 97 में तो आ नहीं सकता है बिकॉज कॉन्सिक्यूटिव नहीं आ सकते हैं। 98 में आएगा, 99 में भी नहीं आ सकता, एंड 100 में भी जो है वो 4 आएगा। तो इन तीनों बार मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम 95 से 100 तक 4 जो है वो केवल 3 बार आ सकता है। करेक्ट, एंड 80 से 100 के बीच में कितनी बार आना है भाई, 13 से 20 गया है ना, तो 7 टाइम्स जो है वो इसको 80 से 100 के बीच में जाना था। तो अब आप ऐसे समझ लो 80 से 100 के बीच में इसको जो है वो टोटल 7 टाइम्स जाना था। ठीक है, डन। 95 से 100 जो है वो ये केवल और केवल 3 टाइम्स गया हुआ है। तो सिंपल सी चीज है 80 टू 95 कितनी बार गया होगा, ये 4 टाइम्स गया होगा। करेक्ट, 80 टू 95 4 टाइम्स, फिर 95 से 100 3 टाइम्स, इन दोनों को ऐड करके आपका 7 बन जा रहा है। तो इट मींस कि नंबर 4 जो है वो मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार आएगा, 7 टाइम्स। तो ये 80 टू 100, ओके नॉट दिस, ओके, एंड यहां पर आपको सिंपली 13 टाइम्स तो ये 80 में आ चुका था। ठीक है, 13 टाइम्स तो ये 80 में आ चुका था, और मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार आ रहा है भाई, टोटल ये 4 मोर टाइम्स जो है वो 80 टू 95 वाले ग्रुप में आ रहा है। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो 13 प्लस 4 यानी कि 17 टाइम्स जो है वो आपका एक तरीके से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी दैट इज 17 नंबर ऑफ टाइम्स ये जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला जो टेबल है वो समझ में आया होगा। चलो अब हम लोग नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन काफी इजी है, आप इसको वीडियो पॉज करके जरूर से ट्राई करना। द क्वेश्चन इज Table 1 gives percentage distribution of the viewers at different time slots based on channels they watch. Table 2 gives the cost per minute that the channel charge for airing the advertisements at different time slots. At any given point of time at any given time slot, the channels with the lowest ratio of cost to percentage of viewer watching the channel in that slot is considered to be the best option. अब बेसिकली बेस्ट ऑप्शन किसको हम लोग बोल सकते हैं, जहां पर कॉस्ट टू परसेंटेज ऑफ व्यूअर जो है वो सबसे ज्यादा कम हो, मतलब कि कॉस्ट टू परसेंटेज ऑफ व्यूअर। ओके,
मतलब पर पर्सन कितना कॉस्ट लग रहा है, बेसिकली ये आपको बोला जा रहा है परसेंटेज की टर्म्स में, ठीक है। is considered to be the best option. Assume that the total number of viewers attached to all the 5 slot is same. ठीक है, तो ये एक इजी चीज है। हमारे पास ये जो गिवन चैनल्स है ना, ये टोटल सारे के सारे परसेंटेजेस हैं, करेक्ट। अब मुझे ये चीज पता है दैट सारे के सारे स्लॉट में इक्वल नंबर ऑफ आपके व्यूवर्स हैं। यहां पर गिवन है लास्ट नंबर, टोटल नंबर ऑफ व्यूअर अटैच्ड टू ऑल द 5 स्लॉट्स आर सेम। तो मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूं दैट सारे ही स्लॉट में टोटल 100 कस्टमर्स थे, अज्यूम कर लो, ज्यादा इजी रहेगा। एंड अब अगर आप ध्यान से देखो तो इन परसेंटेज, ऑब्वियसली ये परसेंटेज है तो इसका जो टोटल है वो 100 ही होने वाला है। तो मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूं दैट ये जो परसेंटेज गिवन नहीं है, ये जो है वो टोटल नंबर ऑफ व्यूवर्स से गिवन है। दैट ए जो है चैनल, उसको प्राइम टाइम में 26 लोग देखते हैं, बी जो है चैनल, उसको बी चैनल को प्राइम टाइम में लोग 15 देखते हैं, 15% कह लो या 15 लोग देखते हैं। इस तरीके से टेबल जो है वो चलती आ रही है। एंड टेबल 2 आपको क्या बता रहा है, इसको आप एल कर लेना। टेबल 2 आपको बेसिकली बता रहा है दैट आपका कॉस्ट क्या है एडवर्टीजमेंट को रन करने का। मतलब अगर चैनल ए पे मुझे कॉस्ट रन करना है, अपना एडवर्टीजमेंट रन करना है प्राइम टाइम पे, तो उसका प्राइस क्या चल रहा है, ठीक है। चलो अब हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं, अकॉर्डिंगली हम लोग टेबल पे वापस आएंगे। एट द प्राइम टाइम among which of the following combinations which combination of channels put together is the best option। अब देखो बेस्ट ऑप्शन कौन सा चैनल हो सकता है भाई, सिंपल सी चीज है। बेस्ट ऑप्शन उसी चैनल का ग्रुप होगा जहां पर एडवर्टीजमेंट को रन करने की जो कॉस्ट है वो पर व्यूअर सबसे ज्यादा कम आ रही हो। तो जो भी ऑप्शंस गिवन है मैं पहले उसको तो यहां पर मेंशन कर लेता हूं। हमारे पास पहला ऑप्शन है A+B चैनल्स के लिए, देन ऑप्शन है मेरे पास D+F चैनल के लिए, A+D चैनल के लिए, एंड फाइनली E+F+G। ऐसा मत सोचना दैट यहाँ पर जो है वो 3 चैनल्स जो है वो आकर के मिल रहे हैं तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है वो आपका एफिशिएंसी हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ए और बी में अगर मैं आपसे बताऊं दैट व्यूअर्स कितने हैं, तो आपको सिंपली जो है नंबर है उसको काउंट करना है, एंड इसके बाद कॉस्ट कितना है, ठीक है, एंड उसके बाद फाइनली एफिशिएंसी कितनी है, जिसकी एफिशिएंसी नहीं कहूंगा, एफिशिएंसी जिसकी सबसे ज्यादा होगी, या फिर आप इसको कह लो कॉस्ट पर व्यूअर। कॉस्ट पर व्यूअर जिसकी सबसे ज्यादा कम होगी वो हमारा सबसे ज्यादा एफिशिएंट चैनल होगा, उस सबसे ज्यादा एफिशिएंट चैनल्स का ग्रुप होगा। तो A+B में कितने व्यूअर्स हैं भाई, A+B में हमारे पास देखो क्वेश्चन जो है ना प्राइम टाइम के लिए है, तो A+B का अगर मैं आपसे बताऊं प्राइम टाइम में कितना है तो 26 + 15, यानी कि हमारे पास टोटल 41 व्यूअर्स हैं A+B के लिए। सिमिलरली D+F का देखो भाई, D+F का अगर मैं देखता हूं तो 22 + 15, तो यहां पर 37 हो गया। तो ये जो है वो D+F जो है वो टोटल 37 व्यूअर्स हम लोगों को दे रहा है। A+D की अगर मैं बात करता हूं तो 26 + 22 यानी कि 48, एंड EFG की बात अगर मैं करता हूं E+F+G, तो E+F+G यानी कि 15 + 9 = 24 एंड 5 = 29। तो यहां पर जो है वो आपका 29 टोटल नंबर ऑफ व्यूअर्स हैं। अब इसके बाद अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो A+B की कॉस्ट कितनी है प्राइम टाइम की, तो A+B यानी कि 12 + 10 = 22,000। तो यहां पर आप मेंशन कर दो, वीडियो पॉज करके आप जो है वो अपने आप से इसको पहले मेंशन कर दो, 22,000 जो है वो कॉस्ट है। D+F की देखो, अब आप D+F 8 + 4 = 12,000 एंड A+D की अगर मैं बात करूं तो 10 + 8 यानी कि 18,000, एंड EFG की बात करूं तो 4 + 4 = 8 एंड 3 = 11,000। ठीक है, इसके बाद मुझे बेसिकली पता करना है दैट कॉस्ट पर व्यूअर सबसे ज्यादा कम किसका है। तो आपको सिंपली 22,000 डिवाइडेड बाय 41 करना है, या फिर आप बेसिकली भी जा सकते हो बिकॉज जो गैप है वो ज्यादा रहता है जनरली इन टाइप के क्वेश्चन में, सो दैट आप कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम वेस्ट ना करो। बट स्टिल अगर आप ऐसा देख करके पता नहीं लगा पाते हो दैट कौन सा जो फ्रैक्शन है वो सबसे ज्यादा लीस्ट या फिर सबसे ज्यादा लार्जेस्ट हो सकता है, तो कोई इशू नहीं है, आपको एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर भी जो है वो प्रोवाइडेड रहता है, उसके थ्रू भी जो है वो सॉल्व कर सकते हो। तो 22,000 डिवाइडेड बाय 41 करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली समवेयर अराउंड 530 समथिंग आएगा, 530 के आसपास कुछ आएगा। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है, बस मैं अप्रोक्सीमेशन लगा रहा हूं। ठीक है, 12,000 डिवाइडेड बाय 37 करते हो तो ये आपका 12,000 डिवाइडेड बाय 37, तो ये आपका समवेयर अराउंड 320 आएगा। ठीक है, यहां पर 18,000 डिवाइडेड बाय 48 करते हो तो ये आपका 350 से ऊपर आएगा, यानी 360 पकड़ लो, 370 आएगा बेसिकली।
370 समथिंग आएगा, 372 73 समथिंग, 370 अज्यूम कर लेता हूं। एंड EFG की अगर मैं बात करूं तो ये भी 370 प्लस आएगा, बिकॉज ऑब्वियसली आप अगर 11,000 को डिवाइड करोगे तो 29 इंटू 3, ओके, ये भी जो है वो एक तरीके से 370 के आसपास जाएगा। तो हमारा जो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो निकल करके आया वो 320। अगर ये ऑप्शंस क्लोज होते ना, जैसे एक और ऑप्शन होता जो 320 के समथिंग अराउंड आ रहा होता, तब मुझे इंडिविजुअली दोनों को कैलकुलेट करना पड़ता। बट यहाँ पर जैसा मैंने बताया मार्जिन काफी ज्यादा हाई रहता है, बिकॉज एग्जामिनर आपसे जो है वो कैलकुलेशन चेक नहीं करना चाहता। एग्जामिनर जो है वो ये पता करना चाहता है दैट आप एग्जैक्टली इसको देख करके कुछ बेसिक आइडिया लगा सकते हो या फिर नहीं, दैट ये फ्रैक्शन जो है वो कितना आएगा। इस तरीके से आप अपना काफी सारा टाइम भी जो है वो सेव करते हो। तो जो मेरा करेक्ट आंसर हो गया वो 320 रुपीज जहां पर कॉस्ट पड़ रही है, डी प्लस एफ। जो 16 सेकंड में इसको एक बार कैलकुलेट भी कर लेता हूं। ओके, इसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो 324.32 आ रहा है। तो हम लोगों ने लगभग अप्रोक्सीमेट जो है वो सेम निकाला था। तो डी प्लस एफ जो है वो एक तरीके से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। If prime time and morning slots should have been taken as a package, that is, if one slot is booked for prime time and one slot is booked during the morning hours also and vice versa, then which of the following channels would be the best option to advertise? Again, जो options हमारे पास given है, हम लोग पहले उसी का केवल जो है वो अलग से टेबल फॉर्म करेंगे, so that हम लोगों को पूरा टेबल जो है वो फॉर्म करने की जरूरत ना पड़े। D, F, A एंड E। अब मुझे क्वेश्चन में बोला गया है दैट इन सभी चैनल्स में कंपैरिजन हो रहा है एंड मैंने क्या पैकेज ऑप्ट किया है, मैंने मॉर्निंग एंड प्राइम टाइम का जो है वो पैकेज ऑप्ट किया है। ठीक है, तो मॉर्निंग एंड प्राइम टाइम में व्यूवर्स कितने हैं, मॉर्निंग प्लस प्राइम टाइम का कॉस्ट कितना है एंड कॉस्ट पर व्यूवर कितना है, इसके अकॉर्डिंग मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कॉस्ट पर व्यूवर। ठीक है, तो मॉर्निंग प्लस प्राइम टाइम डी का कितना है भाई, डी का मॉर्निंग प्लस प्राइम टाइम यानी कि 37 जो है वो डी के टोटल नंबर ऑफ कह सकता हूं मैं व्यूवर्स हैं। एफ का कितने है भाई, एफ का जो है वो लेट्स से 9 और 6 15 है। ओके, एफ का हमारे पास एफ है 15 प्लस 25 40। ठीक है, ए की अगर मैं बात करूं तो ए है हमारे पास प्राइम टाइम एंड मॉर्निंग इज 26 तो 34 एंड ई जो है वो कितना हम लोगों को लाके दे रहा है, ई जो है वो हम लोगों को 9 प्लस 6 यानी कि 15 ला करके दे रहा है। सिमिलरली अगर मैं कॉस्ट की बात करता हूं, ठीक है, डी एफ ए ई का, ठीक है, तो डी का हमारे पास कितना हो रहा है भाई कॉस्ट, डी का हमारे पास कॉस्ट आ रहा है 8 प्लस 5 यानी कि 13। ठीक है, यहाँ पर मेंशन कर देता हूं, आप वीडियो पॉज करके जो है वो क्विकली इसको जो है वो राइट कर सकते हो। ओके, उसके बाद अगर मैं एफ का देखता हूं तो एफ का अराउंड 16,000 आपको देखने को मिलेगा, 4 प्लस 12। ठीक है, ओके, ये आपका 13,000 है, ये आपका जो है वो 16,000 है। ए की अगर मैं बात करूं तो ए है हमारा 10 प्लस 8 यानी कि 18,000 एंड ई कितना जा रहा है, ई जो है वो हमारा ई जो है वो 6 प्लस 4 यानी कि 10,000 के आसपास जा रहा है। ठीक है, और ई के हमारे व्यूवरशिप कितने हैं भाई, 6 प्लस 9 यानी कि 15। ओके, अब यहां पर कॉस्ट पर व्यूवर में देखता हूं तो डी का कितना आ जाएगा, 13,000 डिवाइडेड बाय 37 अप्रोक्सीमेटली 350 के आसपास समथिंग आएगा। एंड यहां पर तो ऑब्वियसली सीधा सीधा आपको 400 देखने को मिल रहा है, ये आपका 500 प्लस जाएगा, बिकॉज 35 3 150 एंड 180 को जाना है तो ये आराम से 500 प्लस जाएगा। एंड यहां पर भी आप देख रहे हो तो ये 600 प्लस जाएगा। तो मुझे पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मार्जिन जो है वो मतलब इनके बीच में गैप जो है वो काफी ज्यादा हाई है। तो मेरा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मतलब अगर किसी भी पर्सन को या बिजनेस को प्राइम टाइम एंड मॉर्निंग का स्लॉट लेना है तो सबसे ज्यादा एफिशिएंट उसके लिए चैनल डी पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका था, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी जो है वो समझ में आया होगा। अब देखो भाई, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके आराम से ये क्वेश्चन पढ़ना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। एंड अगर आप इसको सॉल्व कर पाते हो इट मीन्स कि आपका जो टेबल का कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू डेटा इंटरप्रिटेशन वो काफी स्ट्रांग है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में मुझे बोला गया है दैट answer the following question on the basis of the information given below. The total monthly sales in rupees lakh
ठीक है, ऑफ पी क्यू आर एस टी एंड यू आर 3.6, 1.2, 4.5, 1.54 एंड 1.575 रेस्पेक्टिवली। मतलब हमारे पास कुछ कंपनीज हैं पी क्यू आर एस टी एंड यू, इनके अगर हम लोग मंथली सेल्स की बात करें तो वो यहां पर हम लोगों को गिवन है, ये लाख रुपीज में है, मतलब 3.6 इज नथिंग बट 3,60,000। इस तरीके से ये जो हमारे पास डेटा है वो गिवन है। अब इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोगों को बेसिकली गिवन है सो दैट हम लोग इसको क्वेश्चन में अप्लाई कर पाए। पहली चीज बोली गई है दैट जो टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस टोटल मंथली एक्सपेंडिचर इनटू 12, ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू लगा लेना यहाँ पर, टोटल इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस टोटल मंथली एक्सपेंडिचर। एंड यहां पर आगे मुझे फर्दर इंफॉर्मेशन गिवन है दैट द इनिशियल इन्वेस्टमेंट फॉर ईच कंपनी is 200% more than its respective total monthly expenditure। एंड यहां पर ये जो टेबल है वो मंथली एक्सपेंडिचर का हम लोगों को 6 कंपनीज का डेटा गिवन है। तो यहां से मुझे बेसिकली इन सब चीजों को पढ़ के क्या क्या पता चल रहा है दैट फॉर एग्जांपल हम लोग पी को ले लेते हैं। पी का अगर हम लोग मंथली एक्सपेंसेस का ब्रेकअप देखें तो पी ने जो है वो रॉ मटेरियल में 120,000 रुपीज, बिकॉज यहां पर ये गिवन है दैट जो हमारे मंथली सेल्स है ना वो लाख में है एंड जो मंथली एक्सपेंसेस हैं वो 1000 में है, ठीक है। तो पी जो है वो रॉ मटेरियल में 120,000 यानी कि 1,20,000 रुपीज जो है वो खर्च करता है, वेजेस में 60,000, इलेक्ट्रिसिटी में 15,000 एंड सो ऑन। अब मुझे बोला गया है दैट जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस टोटल मंथली एक्सपेंडिचर इनटू 12 है। तो पी का अगर मैं टोटल मंथली एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करता हूं तो वो मुझे सबको जो है वो ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। 12 से मल्टीप्लाई करूंगा एंड ऐड क्या करूंगा इसमें, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कहां से आएगी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो 200% ज्यादा है इन सबके टोटल से, ठीक है। तो ये चीज मुझे जो है वो अभी तक पता चल रही है। अब 300% मोर को बहुत से 200% मोर जो है इसको बहुत से स्टूडेंट जो है वो गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं। 200% मोर का ये मतलब है दैट ये जो चीजें है ना वो 3 टाइम्स ज्यादा होंगी। तो बहुत से स्टूडेंट जो है वो बेसिकली इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, ऐसा नहीं है। 200% ज्यादा का मतलब है अगर कोई 1 है इसको मुझे 200% ज्यादा करना है तो वो 2 नहीं होगा, वो 3 हो जाएगा। 200% एक्स्ट्रा है यानी 2 जो है वो इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, ठीक है। चलो आई होप आपको क्वेश्चन का जो बेसिक जो क्वेश्चन का डेटा है वो आपको जो है वो समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरीके से क्वेश्चन अप्रोच करना है, ये हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ पी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ क्यू। तो देखो यहां पर मुझे जो है वो टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ पी एंड टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ क्यू को कंपेयर करना है। तो मुझे ये चीज तो पता है दैट अगर मैं टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ पी एंड टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ क्यू को अगर परसेंटेजेस में चेंज करता हूं तो मुझे ये चीज पता है दैट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ पी डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ क्यू, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100। ये बेसिकली मुझे फाइंड आउट करना है। अब टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ पी कैसे आएगा भाई, टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ पी आएगा, मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ पी। टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ पी मुझे कैसे आएगा भाई, इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस टोटल मंथली एक्सपेंडिचर। मैं यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन के लिए जो है वो मैं अच्छे से मेंशन कर दे रहा हूं सो दैट अगर आप बिगिनर हो तो आपको कंफ्यूजन ना हो। इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस टोटल मंथली एक्सपेंडिचर, टोटल मंथली एक्सपेंसेस मल्टीप्लाइड बाय 12। तो ये हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट आएगा। बट इनिशियल इन्वेस्टमेंट मुझे गिवन नहीं है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला गिवन है दैट इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है ना वो 200% ज्यादा है टोटल मंथली एक्सपेंडिचर से। तो मैं इसको कह सकता हूं टोटल मंथली एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाइड बाय 3। क्यों, क्योंकि ये 200% ज्यादा है तो आप मल्टीप्लाई 2 नहीं करोगे, मल्टीप्लाई 3 करोगे, प्लस टोटल मंथली एक्सपेंसेस, टोटल मंथली एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाइड बाय 12, ठीक है। आई होप यहां तक की चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो टोटल मंथली एक्सपेंडिचर क्या है भाई, 120 प्लस 60 180, यहां पर आगा आपका 207 एंड 6 प्लस 3 इज 9 यानी कि 216। तो हमारे पास टोटल मंथली एक्सपेंडिचर है हमारे पास पी के लिए 216। तो दिस विल बिकम 216 मल्टीप्लाइड बाय 3
प्लस टोटल मंथली एक्सपेंडिचर अभी अभी मैंने फाइंड आउट किया 216 मल्टीप्लाइड बाय 12। अगर आप यहाँ से 216 को कॉमन ले लेते हो तो ये बन जाएगा 216 इंटू 3 प्लस 12 यानी कि 15। यानी ये कितना आ जाएगा, ये आपका अप्रोक्सीमेटली 3240 आ जाएगा। ठीक है, देन इसी तरीके से आप टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ क्यू को फाइंड आउट करते हो। मैं यहां पर पूरा फॉर्मूला वापस से नहीं लिखने वाला हूं, सारी चीजें सेम है, बस आपको क्यू का टोटल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना जो है वो एड अप करना होगा। 40 प्लस 21 इज 61 एंड 61 67 73। ठीक है, तो 72। तो यहां पर बेसिकली 21 5 6 9 12 यानी कि 60 72। ठीक है, तो यहां पर जो क्यू का टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट आएगा वो आ जाएगा 72 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 72 मल्टीप्लाइड बाय 12। यानी कि अगेन आप देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है हमारे पास 15 का जो फैक्टर है वो कॉमन निकल करके आ रहा है। ठीक है, तो 72 मल्टीप्लाइड बाय 15 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1080। बस आपको इन दोनों को इस फॉर्मूला में पुट कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ पी है 3240 डिवाइडेड बाय 1080 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका सिंपली 300%। ठीक है, एग्जामिनेशंस में आपको इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इस पर्टिकुलर स्टेप से जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। मैंने इतना ज्यादा इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज अगर आप इनिशियली बिगिनर हो तो इस टाइप के जो है वो टेबल्स है वो काफी सारे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, जहां पर काफी सारे फॉर्मूला यूज हो रहे होते हैं एंड फॉर्मूला आपको क्वेश्चन में मेंशन रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीजें जो है वो सॉल्व करनी है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। फॉर विच कंपनी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इज द रेट ऑफ रिटर्न द मिनिमम। अब यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न की बात हो रही है। क्वेश्चन में हम लोगों को रेट ऑफ रिटर्न का एक अलग फॉर्मूला गिवन है, दैट इज मंथली प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 12। यानी कि रेट ऑफ रिटर्न, मैं यहां पर एक एक चीज मेंशन कर देता हूं। रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल्स टू मंथली प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 12, यानी कि ये ईयरली प्रॉफिट में चला गया अब ये, डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये आपका बेसिकली जो है वो टोटल आपका रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है। ठीक है, तो अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखते हो दैट कौन से कंपनी का रेट ऑफ रिटर्न सबसे ज्यादा है, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट है। ठीक है, ये आपको जो है वो कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे अराउंड। थोड़ी बहुत ट्रिक्स वगैरह आप यूज कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स हो गई या फिर जो कॉमन चीजें हैं उसको आप रिमूव कर सकते हो, बट यहां पर तो आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। तो एक एक करके हम लोग जो है वो ऑप्शंस को लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं पी की बात करता हूं तो पी का रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, मंथली प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो देखो मंथली प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए मुझे ये चीज पता है दैट प्रॉफिट कैसे निकलता है भाई, इन सेल्स माइनस एक्सपेंडिचर। प्रॉफिट क्या होता है यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं। हमारे पास प्रॉफिट कैसे आता है, आपने टोटल सेल्स कितनी की है उसमें से आप सब्ट्रैक्ट करते हो दैट आपका एक्सपेंडिचर कितना है, मतलब उस सेल को करने के लिए आपने अपने जेब से कितना पैसा जो है वो खर्च किया है, तो जो डिफरेंस आएगा वो आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो मंथली प्रॉफिट के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा भाई, हम लोगों को मंथली एक्सपेंसेस एंड मंथली सेल्स को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, उसका डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो पी के केस में अगर मैं आपसे बताऊं तो हमारे पास एक्सपेंडिचर कितना आ रहा था, अभी अभी हम लोगों ने मंथली एक्सपेंडिचर जो है वो कैलकुलेट किया। मैं दूसरे कलर से ले लेता हूं सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। एक्सपेंडिचर हम लोगों ने पी के लिए अभी अभी फाइंड आउट किया था, वो कितना था, एक्सपेंडिचर था 216। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने सेल्स फाइंड आउट करना है। सेल्स देखो पी के लिए सेल्स कितना है, सेल्स हम लोगों को पी के लिए गिवन है 3.6 लाख रुपीज, यानी कि 360,000। यानी कि हम लोग इसको केवल और केवल 360 लिखेंगे बिकॉज एक्सपेंसेस भी जो है वो 216,000 है, तो 0 ऑटोमेटिकली कैंसिल होने वाले हैं, तो कोई इशू नहीं है, इसको बार बार जरूरत नहीं है लिखने की। ओके, अब यहां पर अगर मैं रेट ऑफ रिटर्न की बात करूं, रेट ऑफ रिटर्न की, तो ये चीज मुझे पता है दैट मंथली प्रॉफिट को टोटल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करना है। तो मंथली प्रॉफिट क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा। मंथली प्रॉफिट इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है भाई, इन दोनों का डिफरेंस आएगा आपका 140 टू 360। ओके, 360 माइनस का 216 यानी कि 144।
ठीक है, तो रेट ऑफ रिटर्न में आ गया हमारा मंथली प्रॉफिट, दैट इज नथिंग बट 144 डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। अगेन टोटल इन्वेस्टमेंट जो है हम लोगों ने पी के लिए ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखा है यहाँ पर, दैट इज 216 मल्टीप्लाइड बाय 15 3240। तो आप वापस से कैलकुलेट मत करने लग जाना, आपको याद होना चाहिए आपने क्या क्या चीजें फाइंड आउट कर ली है एंड क्या क्या चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। डिवाइडेड बाय 3240 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो जब आप इसको करोगे तो आपका समवेयर अराउंड रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा 50 के आसपास आना चाहिए। मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूं एंड आपको एग्जामिनेशन में जो है वो कैलकुलेटर गिवन रहेगा, तो आप उसका भी जो है वो यूज कर सकते हो। 144, ओके, इसको हमने 12 से भी मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइड बाय 12, ठीक है। तो 144 डिवाइडेड बाय 3240 मल्टीप्लाइड बाय 12 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 53.33%। तो ये आपका पी का रेट ऑफ रिटर्न हो गया। सिमिलरली आपको सबका फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर मैं आपसे क्यू की रेट ऑफ रिटर्न की बात करूं तो क्यू में हमारे पास एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है भाई, हम लोगों ने अभी अभी पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेट किया, सम अप किया था। जो हमारा क्यू का एक्सपेंडिचर आ रहा है वो आ रहा है 72, ठीक है। एंड सेल्स कितनी करी है भाई क्यू ने, सेल्स देख लो क्यू का सेल्स है 1.2 लाख यानी कि 120,000, यानी 120 आपने इसमें मेंशन करना है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा भाई, आपको 120 माइनस 72 करोगे तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 48 आएगा, ठीक है। रेट ऑफ रिटर्न आरओआर अगर आपको फाइंड आउट करना है तो वो कितना है, मंथली प्रॉफिट यानी कि 48 डिवाइडेड बाय मंथली टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने कैसे फाइंड आउट किया था, टोटल इन्वेस्टमेंट भी हम लोगों ने आई थिंक क्यू का फाइंड आउट कर रखा है, दैट इज 1080। इसको आपने जो है वो ईयर में कन्वर्ट करके 100 से जो है वो आपने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो 48 डिवाइडेड बाय 1080 मल्टीप्लाइड बाय 12 इंटू 100, ये भी जो है वो आपका कहीं ना कहीं 53.33% के आसपास आ रहा है, ठीक है। इसी के साथ आप आर का कैलकुलेट करोगे। आर की अगर मैं बात करूं तो एक्सपेंसेस कितने हैं भाई आर के लिए, आर के लिए एक्सपेंसेस हैं आपके 180 प्लस 75 प्लस 30 प्लस 20 यानी 50 प्लस 8 प्लस 7 320। तो आर के लिए आपका टोटल एक्सपेंस कितना हो जा रहा है 320। एंड सेल्स मुझे कितना गिवन है भाई आर के लिए, मुझे आर के लिए सेल्स गिवन है 4.5 लाख यानी कि 450,000, ठीक है। यानी कि ये आपका कितना हो गया, ये आपका 130 हो गया इनका डिफरेंस। तो रेट ऑफ रिटर्न आप कैसे फाइंड आउट करोगे, मंथली प्रॉफिट यानी कि 130 डिवाइडेड बाय मंथली आपका टोटल इन्वेस्टमेंट। देखो टोटल इन्वेस्टमेंट आप कैसे फाइंड आउट करोगे, अगेन आपका 320 टोटल एक्सपेंसेस है ना, तो 300 मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ 320 मल्टीप्लाइड बाय 3, क्योंकि आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट जो है उसका फॉर्मूला क्या है, टोटल मंथली एक्सपेंसेस इंटू 3 प्लस टोटल मंथली एक्सपेंडिचर इंटू 12, करेक्ट। तो 320 इंटू 3 प्लस 320 इंटू 12, ठीक है। तो मैं इसको क्विकली जो है वो फाइंड आउट कर लेता हूं, 320 इंटू 3 960 एंड 960 में इसमें ऐड कर देता हूं तो ये आगे आपका अराउंड 4800, ठीक है। तो ये आ गया आपका 4800, ठीक है। इसको आपने जो है वो 12 से मल्टीप्लाई भी करना है, इंटू 100 करना है, ठीक है। तो 130 डिवाइडेड बाय 4 आ रहा है आपका फाइनली, यानी कि अप्रोक्सीमेटली ये आपका 32.5% के आसपास आ रहा है। तो आप देखो आर जो है वो अभी तक सबसे जो है वो मिनिमम चल रहा है। एस का भी फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग क्विकली। एस की अगर मैं बात करूं तो एस में जो आपका एक्सपेंडिचर है वो मैं जल्दी से कैलकुलेट कर लेता हूं 45। आप अगर वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके जो है वो आगे भी जा सकते हो। 45 30 4 6 8 10 यानी कि 85। तो एक्सपेंसेस हमारे एस के हो गए हैं 85। एंड सेल्स की अगर मैं बात करूं तो सेल्स हमारा कितना है भैया, इसका सेल्स है हमारा 1.5 लाख रुपीज यानी कि 150,000। इनका डिफरेंस क्या है, इनका डिफरेंस आपका आ जाएगा 150 माइनस का 85 यानी कि 65, ठीक है। तो रेट ऑफ रिटर्न क्या हो जाएगा आरओआर, ये हो जाएगा सिंपली आपका 65 डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट आप मैं यहाँ पर क्विकली मेंशन कर देता हूँ, 85 जो है अगर टोटल एक्सपेंसेस है उसको 3 टाइम्स करना है, प्लस टोटल एक्सपेंसेस को आपने जो है वो 12 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर वैसे 12 से मल्टीप्लाई करने की मुझे जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली जो है वो एड अप होके कैंसिल ही हो जाता, इंटू 12 करना है एंड इसको आपने मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो ये अराउंड आएगा आपका 61%, ठीक है। मैं इसको क्विकली
जो है वो वेरीफाई कर लेता हूं, दैट इज 85 मल्टीप्लाइड बाय 15, 1275, ओके या ये अप्रोक्सीमेटली 61.17 के आसपास आ रहा है। तो आपका जो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है वो आ रहा है कंपनी आर में, तो आर जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहां तक की चीजें जो है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो एक बारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सेल्स कॉस्ट and the distribution costs are doubled for each company and electricity costs are decreased by half, which company's monthly profit is decreased by the maximum? अब देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बहुत से स्टूडेंट्स मैंने देखा है पूरा का पूरा टेबल जो है वो अपडेटेड नंबर्स के साथ फिर से ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं एंड तब जाकर के सबका जो परसेंटेज है वो इनिशियल परसेंटेज के साथ कैलकुलेट करके फाइंड आउट करते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा लेंथी प्रोसेस है। आपको ऐसा नहीं करना है, आप जो है इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो नेट चेंज लेकर के। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कितनी कंपनीज हैं, पी क्यू आर एंड एस है, ठीक है, पी क्यू आर एंड एस, ये हमारे पास चार ऑप्शंस में कंपनीज गिवन है। अब मुझे बोला गया है दैट पी जो है ना, पी का जो एक्सपेंसेस यहां पर मेंशन कर देता हूं मैं, एक्सपेंसेस यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं सेविंग्स, एंड यहां पर मैं नेट मेंशन कर देता हूं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे बोला गया है दैट पी जो है सबके बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एंड सेल्स कॉस्ट डबल हो गया है। तो पी के केस में देखो क्या है, पी के केस में डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एंड सेल्स कॉस्ट जो है वो डबल हो गया, मतलब अगर पहले 9 यूनिट्स थे तो अब वो 18 हो गए। ठीक है, तो अब मेरे जेब से एक्स्ट्रा कितने पैसे जा रहे हैं, 9 रुपीज एक्स्ट्रा मुझे अब देने पड़ेंगे। तो मैं यहां पर कह सकता हूं दैट एक्सपेंसेस जो है वो -9 चल रहा है। आगे मुझे बोला गया इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो है ना वो आधी हो गई है। तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट की अगर मैं बात करता हूं पी के लिए, तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट अगर 15 है तो अब मुझे केवल और केवल हाफ पैसा देना पड़ेगा, यानी कि 7.5 रुपीज में अपने सेव भी कर रहा हूं, तो 7.5। ठीक है, तो नेट क्या आया हमारे पास भाई, नेट चेंज जो आया वो माइनस का 1.5 आया। ठीक है, सिमिलरली अगर आप क्यू का देखते हो ना, तो क्यू का हमारे पास 2 + 1 3 एंड 5 का हाफ हो गया 2.5, यानी कि 3 रुपए मैं एक्स्ट्रा दूंगा अपने क्यू के लिए, 3 रुपीज में एक्स्ट्रा पे कर रहा हूं, बट बदले में मुझे सेविंग जो हो रही है वो हो रही है 2.5 रुपीज की, यानी कि नेट जो है वो मैं माइनस का 0.5 चेंज लेकर के आ रहा हूं। मतलब ओवरऑल तो मैं ज्यादा पैसे दे रहा हूं, बट वो जो नेट है ना वो पी के कंपैरिजन में कम है। ठीक है, आर के केस में अगर मैं देखता हूं तो आर के केस में हमारे पास अगेन 8 + 7 यानी कि 15 एंड 30 का आधा 15, यानी कि जितना पैसा मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूं उतना ही मुझे सेविंग हो रही है, यानी कि आर के केस में जो नेट है चेंज वो 0 का रहने वाला है। आर जितना पहले था उतना ही अभी भी है। एस के केस में अगर मैं देखता हूं तो एस के केस में हमारे पास 2 + 2 4 एंड 4 का हाफ जो है वो 2, यानी कि 4 में एक्स्ट्रा दे रहा हूं, 2 मुझे वापस आ रहे हैं, 4 2, नेट चेंज जो है वो -2 का आ रहा है। मुझे बोला गया है दैट विच कंपनीज मंथली प्रॉफिट इज डिक्रीज्ड बाय द मैक्सिमम। तो हमारा एस जो है वो इन चारों के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा एक तरीके से इन चेंजेस होने के बाद, मतलब एक्सपेंडिचर जो है वो डबल हो गया, सेविंग इलेक्ट्रिसिटी की जो है वो प्राइस वो आधी हो गई, इन सबको करने के बाद जो हमारा एस है ना वो अल्टीमेटली एस एंड्स अप पेइंग मोर मनी एज कंपेयर टू दैट ऑफ पी क्यू आर। तो हमारे पास जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट डिक्रीज होगा ना वो एस के कंपेयर एस के लिए होगा, ना कि पी क्यू और आर के लिए। ठीक है, आर जो है अगर मुझसे ये पूछा जाता दैट कौन सी कंपनी है जिसको एनपीएनएल है, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब इन चेंजेस के बाद जितना प्रॉफिट पहले अर्न करते थे उतना ही प्रॉफिट जो है अभी भी अर्न कर रहे हैं, तो उस केस में आर जो है वो मेरा आंसर होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। फॉर विच कंपनी इज द टैक्स पेड एज परसेंटेज ऑफ टोटल मंथली एक्सपेंडिचर द हाइएस्ट, गिवन दैट फॉर every company the taxpayer amounts to 25% of its respective electricity cost। मतलब देखो टैक्स कंपनीज ने कितना पे किया है, 25% पे किया है जो भी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट थी। ठीक है, तो मैं पी क्यू आर और यू, पी क्यू आर एंड यू 15 5 30 एंड 10 मैं यहां पर मेंशन कर लेता हूं ताकि मुझे बार बार पीछे ना जाना पड़े। 15 5 30 एंड 15 5 15 5 30 10 15 5 30 10 पी क्यू आर एंड यू, ये मेरी जो है वो एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है। अब मुझे बोला गया इन सब का मुझे 25% एज अ टैक्स देना है। ठीक है, और कौन सी कंपनी का
टैक्स पेड जो है वो टोटल मंथली एक्सपेंडिचर में सबसे ज्यादा कंपैरिजन में सबसे ज्यादा दे रहे हैं। तो अगर मैं पी की बात करूं तो पी का आप टैक्स कैसे फाइंड आउट करोगे भाई, 25% यानी कि 0.25 ऑफ 15 डिवाइडेड बाय टोटल इसका एक्सपेंडिचर यानी कि टोटल इसका मंथली एक्सपेंडिचर यानी कि 216, ओके मंथली गिवन है, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इस तरीके से आपने करना है। क्यू की अगर मैं बात करूं तो क्यू में भी अगेन 0.25 टाइम्स ऑफ 5 डिवाइडेड बाय क्यू का हमने कैलकुलेट किया था 72 मल्टीप्लाइड बाय 100। आर की अगर मैं बात करूं, आर भी हम लोगों ने जो है वो फाइंड आउट कर लिया था। तो इस तरीके से यहां पर आप एक चीज ध्यान से देखो दैट 0.25 एंड ये जो 100 है ना, ये हर जगह पर कॉमन रहेगा, 0.25 एंड 100। आर के केस में भी 0.25 टाइम्स ऑफ 30 डिवाइडेड बाय आर का जो टोटल है, आर का टोटल कितना है मैं क्विकली कैलकुलेट कर लेता हूं। यहां पर हमने शायद पहले भी किया हुआ था, 180 75 30 20 50 यानी कि 320 आ रहा है, ठीक है। तो हम लोगों को जो चीज कॉमन आ रही है ना कंपैरिजन के लिए, हम लोग उसको जो है वो अपने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए अगर इग्नोर कर देते हैं तब हमारे पास ज्यादा इजीली हमारे पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो आर के केस में भी जो हमारे पास 0.25 एंड 100 है, इनको मैं जो है वो इग्नोर कर देता हूं। तो यहां पर आर का जो है वो प्रॉफिट टैक्स आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 320 एंड यू के केस में जो ये टैक्स आ जाएगा वो आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 90, ठीक है। तो आप यहां पर इजीली देख पा रहे हो दैट पी का क्या बना भाई, पी का बना 15 बाय 216 5 बाय 72। अब आप यहां पर इजीली ये चीज फाइंड आउट कर सकते हो दैट यहां पर जो यू है ना वो जो है वो सबसे ज्यादा पे कर रहा है। 1/9 मैंने आपको ऑलरेडी परसेंटेजेस में ये चीज बता रखा है दैट 1/9 जो है वो अप्रोक्सीमेटली 11% के आसपास होता है अगर आप परसेंटेजेस में कैलकुलेट करते हो, ठीक है। वैसे परसेंटेजेस में लेकर के जाने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी ये अराउंड 9% के आसपास है, 9.1 9.2 समथिंग आएगा। तो ये 9.2 कर लो, इसका 9.3 कर लो, 9.3% है, ठीक है। सिमिलरली 5 जो है वो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी अराउंड 6% 7% के आसपास आ रहा है, इसको 7% कर लो, 6.9 आएगा राउंड ऑफ करके। एंड 15 जो है वो अगर मैं इसकी बात करूं तो 15 जो है वो अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 6-7, ये भी अराउंड 7% के। तो यू जो है वो सबसे ज्यादा टैक्स जो है वो अल्टीमेटली पे कर रहा है, ठीक है। हम लोगों को परसेंटेजेस में पूछा नहीं है बिकॉज ये अगर आप फ्रैक्शंस वगैरह के साथ काफी ज्यादा स्ट्रांग हो तो आप देख करके ही फाइंड आउट कर सकते हो। 10/9 यानी 10/9 यानी 1/9 जो है वो हाईएस्ट हम लोगों को नंबर्स देगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ 15/216 या फिर 5/72 या फिर 3/32 इन सब के कंपेरिजन में, ओके। तो आई होप आपको ये सब चीजें जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। एंड अब आप डेटा इंटरप्रिटेशन में एटलीस्ट टेबल के क्वेश्चंस हम लोगों ने काफी सारे प्रैक्टिस कर लिए हैं। अब आप खुद से कुछ बेसिक क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस कर लो एंड मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करो। टेबल्स हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जहां पर हम लोग डीआई के डिफरेंट टॉपिक्स को टच करेंगे। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।